गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पीछे बात करी है फोटोसिंथेसिस जो अपना प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर है, उसके अंदर अपन ने सबसे पहले बात करी थी इसकी डेफिनेशंस की, उसके बाद में बात करी थी अपन ने पर्णहरित की संरचना की, फिर अपन ने बात करी थी जो वर्ण काम में आते हैं उन वर्णकों की बात करी थी। इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा पर्णहरित, फिर पढ़ा अपन ने क्या कैरोटिनॉइड्स, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने फाइकोबिलिन्स। तो ये अपन ने सब पढ़े थे। अब आज आगे अपन इस चैप्टर की आगे चर्चा करेंगे। देखें अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं अपन। अब प्रकाश संश्लेषण को आपने पूरा बता तो दिया है, कहां से लेकर कहां तक क्या हो रहा है। अब इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण में दो चीजें होती हैं, एक तो लाइट के ऊपर डिपेंड रहने वाला, तो लाइट डिपेंडेंट, और एक क्या हो जाएगा लाइट इंडिपेंडेंट। यानी एक में तो आपको लाइट चाहिए और दूसरे में लाइट हो या न हो, दोनों ही कंडीशन में काम हो जाएगा। अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, यानी इसमें लाइट चाहिए आपको, इसके अंदर आप नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दो चीजें पढ़ोगे आप, चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर इंग्लिश में बात करें और हिंदी में बात करें फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाश संश्लेषण में एक होगा लाइट डिपेंडेंट, यानी जिसमें लाइट चाहिए, अगर लाइट होगी तभी ये रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी, और एक होता लाइट इंडिपेंडेंट, यानी लाइट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर जो लाइट डिपेंडेंट है रिएक्शन है, उसके अंदर दो होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। एक तो पढ़ोगे आप अचक्रीय और एक पढ़ोगे आप चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। तो एक हो गया अचक्रीय, दूसरा हो गया चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। इसमें आपको याद क्या रखना है, जो भी रिएक्शन होगी इन रिएक्शन में एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, और एक बनता है NADPH2। NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अपचित करने वाले कारक के रूप में काम करता है। तो आपको याद रखना है कि लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है, यानी जिसमें लाइट टू बी मस्ट, लाइट की अनिवार्यता जरूरी है, लाइट होगी तभी काम होगा, प्रकाश की लाइट होगी तभी इसमें काम होगा। इसलिए आप दो रिएक्शन पढ़ोगे, पहली पढ़ोगे आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, दूसरी पढ़ोगे आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब क्या हो गया चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। यानी अचक्रीय और चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की दो रिएक्शन आप किसमें पढ़ोगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको अपन बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, जो अपन पीछे बात करके आए हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति क्या है, जरूरी है, बिना प्रकाश की रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। तो इसमें पढ़ेंगे अपन दो, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, जिसमें क्या बनता है ऊर्जा के रूप में एटीपी और NADPH2। NADPH2 काम करता है किसके रूप में, आगे रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचित कारक के रूप में काम करता है। अब जो दूसरी रिएक्शन है लाइट इंडिपेंडेंट, ये क्या हो गई है, अप्रकाशिक अभिक्रिया हो गई एक तरह से। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में लाइट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, और इसके अंदर आप पढ़ोगे केल्विन साइकिल। कौन सी पढ़ोगे, केल्विन साइकिल, और इसी को एक नाम बोला जाता है C3 चक्कर। उसके बाद पढ़ोगे आप क्या, C4 चक्कर। जो C3 चक्कर होता है इससे आगे फिर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो अपन ने कल समझा भी यही था कि प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रिया होती है, पहली प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जिसमें दो हो गया चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, दूसरा हो गया चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, जिससे ऊर्जा बनती है एटीपी और NADPH2 के रूप में। NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी अपचित कारक अभिकर्मक होता है।
दूसरी हो गई अप्रकाशीय प्रक्रिया। इस अप्रकाशीय प्रक्रिया में आपको प्रकाश है तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो भी काम हो जाएगा। इसमें आप पढ़ोगे केल्विन साइकिल, जिसका दूसरा नाम क्या है, C3 चक्कर है। आगे पढ़ोगे आप C4 चक्कर, और इस C3 चक्कर से क्या बनता है, 6 कार्बन का ग्लूकोज का अणु बनता है। अब देखिए अपन ने अभी जो पढ़ा है उसी का अपन तरीके से नोट करके बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रिया हुई। पहली कौन सी हुई, प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरी कौन सी हुई, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होगी, यानी इसमें हमेशा क्या होगा, प्रकाश उपस्थित होगा, लाइट हमेशा इसमें प्रेजेंट होगी। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर आपके पास लाइट हो या न हो, काम आपका हो जाएगा। फिर हमने बात की प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है, इस प्रकाशिक अभिक्रिया में दो रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, एक होती है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो राइलेशन, अगर हिंदी में बात करें अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। दूसरी होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। तो अपने पास में दो रिएक्शन हो गई है। किसमें हुई दो रिएक्शन अपने पास में, प्रकाशिक अभिक्रिया में, जिसमें अपने को प्रकाश चाहिए, प्रकाश के बिना ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश की प्रेजेंस में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाशिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, तो नॉन साइक्लिक, एक क्या होती है साइक्लिक, यानी अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और चक्रीय। अचक्रीय का मतलब यहां चक्कर नहीं बनेगा, जबकि चक्रीय में क्या बनेगा, गोल गोल चक्कर बनेगा। समझेंगे अपन कैसे होता है यहाँ पर। ये दोनों ही रिएक्शन है, इनसे क्या बनती है, ATP और NADPH2। ये दोनों ऊर्जा के रूप में बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया से। और प्रकाशिक अभिक्रिया में दो हो गया, अचक्रीय और चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। देखो अपन बढ़ते आए हैं, अपन ने बोला वर्ड फोटोसिंथेसिस, ये बोला ना प्रकाश संश्लेषण। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण, यानी लाइट की उपस्थिति में निर्माण होगा। और वो निर्माण किसका होगा, फूड या भोजन, जिसके रूप में क्या बनता है, C6H12O6 बनता है। अब यहां पर एक बता रहा है फॉस्फोरिलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फॉस्फो फॉस्फेट, राइलेशन का मतलब क्या होता है, बनना। तो यहां पर लाइट की उपस्थिति में फॉस्फेट जुड़ता है। तो अपन ने यहां पर बात करी है, देखो ADP है, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर क्या बनता है, ATP, यानी फॉस्फेट जुड़ने की क्रिया फॉस्फोरिलीकरण कहलाती है। जिससे ATP और NADPH अपने पास में आ जाएंगे ऊर्जा के रूप में। अब देखो बात को समझना, मैंने कल बताया था आपको, ATP और NADPH क्या बनती है, दिन में बनती है। क्योंकि ऊपर क्या बोला आपने, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो दिन में ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH बने, यही जो बने हैं वो रात को काम आएंगे। किसमें, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अपन क्या पढ़ते हैं, C3 चक्कर बोल दो या केल्विन साइकिल बोल दो, समझ गए। तो रात को प्रकाश की अनुपस्थिति में जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। वो दिन में जो ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH बनते हैं, वो रात को काम किस में आते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आते हैं। और काम आके फिर रात को क्या बनता है, ग्लूकोज का अणु बनता है भोजन के रूप में। इस तरह अपना प्रकाश संश्लेषण पूरा होगा। दोबारा समझ आ रहा हूं, समझ लेना। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण मतलब कुछ ना कुछ बनेगा। वो कुछ क्या बनेगा, वो कुछ ग्लूकोज बनेगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
ये दो प्रकार का होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया की जब बात करता हूं तब आपको याद रखना हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होगा, बिना प्रकाश के प्रकाशीय अभिक्रिया कभी भी नहीं हो सकती। यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, और प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो एक चीज समझ आती है, अगर अंतर की बात करूं, प्रकाश के कारण ये प्रभावित होगी क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रही, इसलिए प्रकाश कम ज्यादा होगा तो ये भी कम ज्यादा होगी। लेकिन क्या इस पर प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये प्रकाश से क्या होगी, अप्रभावित। तो फिर किससे प्रभावित होगी, ये तापमान से प्रभावित होगी। तापमान अगर कम ज्यादा है तब इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब प्रकाशीय अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है उसमें आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेगी। पहली चीज मिलेगी आपको अचक्रिय फास्फोरिलीकरण, दूसरी मिलेगी चक्रीय फास्फोरिलीकरण। सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है वो क्या समझनी है, फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट का जुड़ना। अगर फॉस्फेट जुड़ता है तब क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण। तो एक हो गया अचक्रिय फास्फोरिलीकरण, दूसरा क्या हो गया, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। समझने वाली बात इतनी है कि ये जो काम हो रहा है प्रकाशीय अभिक्रिया में उससे क्या बनता है, एटीपी और NADPH2 बनते हैं। NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचित अभिकर्मक होता है। ये दोनों ऊर्जा के रूप में बनते हैं फॉस्फेट के जुड़ने से। यानी पहले ADP था जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते क्या बताता है, ATP। कैसे बनता है इसकी भी बात अपन करेंगे। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के नाम से एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ATP कैसे बनता है। अपने आप ये नहीं बनेगा, वहां ही बताया जाएगा आपको कीमोऑस्मोटिक की परिकल्पना, उसमें अपन समझेंगे ये बात। अब जो ऊर्जा दिन के टाइम लाइट की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रिया से बनी है वो ऊर्जा रात को काम आएगी अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या चलता है, शीतल चक्र या केल्विन साइकिल, इसकी पूरी बात अपन करेंगे। और उससे क्या बन जाता है, C6H12O6 भोजन के रूप में अपने पास में आ जाता है। अब यहाँ पर लाइट से अपने पास में ग्लूकोज बन गया है। प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों अभिक्रिया जब होती है तब जाके भोजन के रूप में क्या आता है, ग्लूकोज अपने पास में आता है। उससे पहले अपने पास में नहीं आता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ चीजें और याद रखनी है, कुछ नोट्स है थ्योरी के रूप में जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा। उसका अपन स्क्रीन रिकॉर्ड करके वैसे पढ़ा के मैं वीडियो आपको ग्रुप में भेजूंगा, अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया जाएगा उसको। ये थ्योरी है, यहाँ अपन थ्योरी को पूरा नहीं पढ़ा सकते, वो आपको वहां से देखना पड़ेगा। तो वो थ्योरी डाल दूंगा जिसमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझाया गया है, कुछ परिभाषाएं हैं, क्वांटम है, क्वांटम संख्या है, फोटॉन्स की संख्या है, उनकी बात कर रहा है, तो वो आपको वहां से पढ़ना है। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर या उपस्थिति में कैसे भी हो सकती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में दो चलते हैं, अचक्रीय और चक्रीय फास्फोरिलीकरण, जिससे ऊर्जा बनती है ATP और NADPH2 के रूप में, और दिन में बड़ी यही ऊर्जा रात को काम आती है किसमें, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और फिर क्या चलता है, शीतल चक्र या केल्विन साइकिल चलता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज का अणु बनता है, भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी है, आपने बोला यहाँ पर अभी प्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दो चलते हैं, और यहाँ पे आपको याद रखना है प्रकाश तंत्र बोला जाता है उनको, जिसमें PS फर्स्ट और PS सेकंड चलते हैं। PS का मतलब होता है फोटो, S का मतलब सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। इसकी अपन जस्ट आगे बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप। पीछे अपन ने बात कर दी कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है उसमें प्रकाशीय और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। मैंने आपको बता दिया प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर दो चीजें हो रही थी, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण हो रहा था, जिसमें ATP और NADPH2 ऊर्जा के रूप में बनते थे, जो ऊर्जा रात को प्रकाशिक अभिक्रिया में काम आता है और क्या बनता है, ग्लूकोज का अणु बनता है अपने पास में। अब यहाँ पर केवल जो आपको बोर्ड अनुसार याद रखनी है, अपन बोर्ड का मेटर पढ़ रहे तो आपको याद रखना जरूरी है, बोर्ड नंबर से नहीं आते। प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होगा तो भी ठीक है, न होगा तो भी ठीक है। हरितवर्त की गिरना बाद में समझोगे, काम की बात बढ़िया बात है। अपन ने पीछे एक वीडियो में पढ़ रखा है हरितवर्त या क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जो होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। अंदर इसमें सिक्के के रूप में होती है थाइलेकोइड, और सारी थाइलेकोइड मिलके जो बनता है वो क्या होता है, ग्रेना। बात को समझना ढंग से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सब थाइलेकोइड मिलके क्या बनाता है, ग्रेना बनाता है। अकेला थाइलेकोइड जो होता है
सिंगल थाइलेकोइड उसमें होते हैं क्वांटासोम और दोनों ग्रेना को आपस में जोड़ता है स्ट्रोमा लिम्बली। अब उस टाइम मैंने बताया था प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, ग्रेना भाग में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, स्ट्रोमा भाग में। तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं हरिद्रावक के ग्रेना भाग में, हरिद्रावक के ग्रेना भाग में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, प्रकाशिक अभिक्रिया। हरिद्रावक के ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया, पीछे वाला वीडियो उठा के देखना। जबकि हरिद्रावक के स्ट्रोमा भाग में कौन सी संपन्न होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो एक ही नंबर का क्वेश्चन हो गया, प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, ग्रेना भाग में, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, स्ट्रोमा भाग में। एक ही नंबर के दो क्वेश्चन होंगे। अगर पूरा 2 मिनट पूछा आता है तो प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करो। फिर प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो प्रकाश से प्रभावित होगी, अगर प्रकाश कम ज्यादा होगा तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तापमान का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तापमान गुणा का मान 1 होता है। अब यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, इसलिए प्रकाश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको इसलिए लिखा गया है किससे प्रभावित होगी, तापमान से, क्योंकि प्रकाश का कोई रोल है नहीं इस पर। और यहाँ तापमान गुणा का मान आएगा आपको 2/3, ये आपको याद रखना है। तो आपने अंतर पढ़ा, प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, ग्रेना भाग में, अप्रकाशिक कहां होती है, स्ट्रोमा भाग में। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश से प्रभावित होगी, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रभावित नहीं होगी। तो किससे होगी, तापमान से होगी। प्रकाशिक अभिक्रिया तापमान गुणा का मान 1 होता है, जबकि अप्रकाशिक में 2/3 होता है। ये तो बात होगी अंतर की। अब अपन आगे बात करेंगे प्रकाशिक जो अभिक्रिया है उसकी। देखो अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में पूरा तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रकाशिक अभिक्रिया का एक नाम और होता है, वो आपको याद रखना है, हिल रिएक्शन। हिल का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। हिल का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, इसलिए हिल रिएक्शन। अब ऊपर क्या जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा ना। आप आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सूर्य से रोशनी गिरी, अपन ने पीछे वाले वीडियो बात करी, एक पौधा है, उस पौधे के ऊपर सूर्य से रोशनी आ रही है, उसकी पलट पर, तो पौधे पर जो रोशनी गिर रही है, सूर्य से किरणें आ रही है, उन ऊर्जा की किरणों को फोटॉन्स के रूप में कौन लेता है, क्वांटासोम्स। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम्स पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स, थाइकोबिन्स। अपन ने पढ़ा है कि क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड, जैकोबिन। तो क्लोरोफिल ए सबसे पहले फोटॉन्स के रूप में ऊर्जा लेता है, ऊर्जा लेते ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, इस कारण बोलते हैं इसको हिल रिएक्शन, फोटो फोस्फोराइलेशन रिएक्शन। एक नाम और बोला है, तो फोटो मतलब क्या है, प्रकाश, फोस्फो मतलब फोस्फेट, राइलेशन मतलब बनेगा या जुड़ेगा। तो यानी इस रिएक्शन में क्या बनेगा, एटीपी। तो ऊर्जा के रूप में एटीपी बनने के कारण प्रकाशिक अभिक्रिया को क्या बोल दिया गया है, फोटो फोस्फोराइलेशन, यानी प्रकाश फोस्फोरिलीकरण अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में फोस्फेट जुड़कर एटीपी का निर्माण हो रहा है। हिल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं इसलिए बोल दिया, और प्रकाशिक अभिक्रिया नाम है ही। अब देखो आगे, इसमें प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णरहित एक अणु का उत्तेजित होना होता है। आपको समझना, यहाँ पर एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर ये पत्ती हो गई, लीफ हो गया, इसके अंदर ये हो गया क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल के अंदर ये हो गया ग्रेना। अब प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, ग्रेना में, यानी बात किसकी होगी, इस ग्रेना भाग की। सारे थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाती है, ग्रेना बनाती है। पीछे बढ़ चुके, इस ग्रेना में ये काम हो रहा है, हो क्या रहा है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है फोटॉन के रूप में, तो प्रकाश का अवशोषण एवं अनहरित अणु का उत्तेजित होना होता है। यानी जो प्रकाश फोटॉन्स के रूप में आ रहा है, वो सबसे पहले अवशोषित कहां होगा, और अवशोषित होने के बाद में पर्णहरित का अणु उत्तेजित होगा। पर्णहरित का अणु मतलब है थाइलेकोइड के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो है उस पर रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, इस पे प्रकाश गिरता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उत्तेजित होना होता है। इसमें जल का प्रकाशित अपघटन में ऑक्सीजन का निकास भी होता है। यानी होगा क्या, जब यहाँ लाइट गिरेगी पत्ती के ऊपर, तो लाइट के गिरने से पर्णहरित क्या होगा, उत्तेजित। उत्तेजित होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें से निकल जाएंगे पर्णहरित में से, और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाने के कारण इसको बोल दिया हिल रिएक्शन। अब यहाँ पर आगे बोलता है जल का प्रकाशित अपघटन, जो जल पत्ती में होता है, नीचे से अपन एक बात में जल ऊपर जाता है, तो जल होता है वो जल टूटेगा। तो देखो यहाँ पर जल है, 2 अणु। अब क्वेश्चन 1 नंबर का, मैंगनीज और क्लोरीन की उपस्थिति में, 8वें पाठ में पढ़ोगे आप तत्व वाले के, मैंने पहले भी बताया था,
वहां वापस पढ़ोगे आप मैंगनीज और क्लोरीन की उपस्थिति के अंदर जल क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल टूटेगा और जल के टूटने से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये क्या निकल गई है, ऑक्सीजन। तो एक बात समझ में आती है अपने को कि पादप ऑक्सीजन देते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। कौन, पादप। कहां से है पादप के पास है, यहां से है। मतलब बोले तो प्रकाश की अभिक्रिया जब पादपों में होती है उस टाइम पर जो प्रकाश गिरता है, इस कारण जो जमीन से जल पौधे में आ रहा है पत्ती में, वो जल टूटता है और उस जल के टूटने से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाश की अभिक्रिया होती है उस टाइम क्या निकलती है, ऑक्सीजन का निकास होता है और इसमें एक NADPH2 का निर्माण भी होता है। आपको अलग से याद रखना है। दोबारा समझना इस बात को तरीके से समझा रहा हूं। देखो इसमें क्या बोला है, अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया, ये पढ़ रहे हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया बोला है एक पादप है, इस पादप में नीचे से तो क्या है गया, जल पत्ती में चला गया। अब पत्ती के अंदर आप देखो क्या होता है, क्लोरोफिल, पर्णहरित। अब पर्णहरित के अंदर ये हो गया एक थाइलिकोइड, इसके एक थाइलिकोइड की मेम्ब्रेन होती है क्वांटासोम्स, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, एरोगन, ज़ैंथोफिल, और इन सब थाइलिकोइड्स को मिलकर क्या बोलते हैं अपन, ग्रेना। और प्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है, ग्रेना में होती है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सूर्य से जो किरणें आ रही है वो किरणें गिरी पत्ती पर, पादप की पत्ती पर गिरी, यानी जैसे ही सूर्य से किरणें गिरी फोटॉन्स के रूप में, पर्णहरित उत्तेजित हुआ और इसमें से क्या निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। अब जो पानी ऊपर आया था वो पानी भी प्रकाशीय अपघटन होता है इस पानी का भी, लेकिन याद रखना है दो तत्वों की उपस्थिति में, मैंगनीज और क्लोरीन की उपस्थिति में जलता क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन प्लस जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन, ये क्या हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कितने 2, तो O2। तो जल का प्रकाशीय अपघटन होने से क्या निकलती है, O2 बाहर निकलती है। ये सारा काम कब हो रहा है, प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर हो रहा है। साथ में इसमें क्या बनता है कि NADPH2 का भी निर्माण हो जाता है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो भी हो रहा है, जो भी पादप है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसके लिए कम से कम 2 वर्णक समूह या प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। यानी पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रकाश संश्लेषण के लिए 2 वर्णक समूह बोल दो या प्रकाश तंत्र बोल दो, पादपों में जरूरी है। अगर ये होंगे तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। तो प्रकाश तंत्र या प्रकाश समूह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश तंत्र फर्स्ट, दूसरा प्रकाश तंत्र सेकंड। अगर इंग्लिश में बात करूं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये हो गया फोटो सिस्टम सेकंड, यानी PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS जो फर्स्ट है इसमें एक बात बोली गई है, दोनों क्वेश्चन है एक नंबर के, रेड ड्रॉप इफेक्ट लाल पतन और यहां इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव, एक नंबर के 2 क्वेश्चन दोनों के अंदर। देखो क्या है, PS जो फर्स्ट है, PS फर्स्ट में हमेशा P700 तरंग दैर्घ्य काम में ली जाती है। इन तरंग दैर्घ्य का मान 700 होता है, जबकि जो PS सेकंड है उसमें 680 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य होती है। यह आपको याद रखना है कि PS फर्स्ट में तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है, P700, जबकि PS सेकंड में तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है, P680। अब दोनों एक ही नंबर के क्वेश्चन है, उनको समझना। क्या बोला गया है, सबसे पहले लाल पतन है, रेड ड्रॉप की जगह है। जब 680 नैनोमीटर से अधिक की तरंग दैर्घ्य देते तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, इसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। यानी जब 600 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर से ज्यादा अगर आप तरंग दैर्घ्य दे रहे हो तब प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो रही है, कम हो रही है। बात को समझना, आपने 680 नैनोमीटर से अधिक अगर तरंग दैर्घ्य दी पादप को, तब उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। उसको क्या बोल दिया हमने, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोल दिया। अब आगे क्या बोलता है, इसमें चक्रीय फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया होती है। चक्रीय मतलब चक्र बनेगा, यानी PS फर्स्ट जो होता है वो कैसा होता है, चक्रीय होता है। समझ में आ गई आपको यहाँ पर। उसके बाद यह काम की बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PS फर्स्ट कहां होगा, थायराइड की
बाहरी सतह पर होता है। बात को समझना, थाइलेकोइड जो थी उस थाइलेकोइड के अंदर जो बाहरी सतह है इस पर क्या हो रहा है, पीएस फर्स्ट हो रहा है। आगे इधर देखो, जब 680 नैनोमीटर से कम ज्यादा या मिक्स तरंग देते हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इमर्शन वर्टिकल प्रभाव। और इसमें पीएस फर्स्ट भी होता है और पीएस सेकंड भी होता है। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं, समझ गए। यह थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर होता है। तो अंतर्वाली सतह पर क्या हो गया, पीएस सेकंड, बाहर वाले पर क्या हो गया, पीएस फर्स्ट। बात को समझना दोबारा। आपने बोला कि कोई भी पादप उस पादप में प्रकाश संश्लेषण अगर होता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम उसमें दो प्रकाश तंत्र या दो वर्णक समूह पाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। उन चीज दोबारा समझा रहा हूं आपको तरीके से, थोड़ा सा देखना इसको। देखिए, आपने बोला कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है पादप के अंदर, उस प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर दो तंत्र होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, पीएस फर्स्ट कहाँ होता है, जो थाइलेकोइड है उस थाइलेकोइड की बाहरी सतह पर क्या हो रहा है, पीएस फर्स्ट। एक नंबर क्वेश्चन। पीएस सेकंड कहाँ होता है, थाइलेकोइड जो पटलिका थी उस थाइलेकोइड पटलिका की भीतरी सतह पर क्या हो रहा है, पीएस सेकंड हो रहा है। यानी ये सबसे पहली समझने वाली चीज, थाइलेकोइड की बाहरी सतह पर क्या हुआ, पीएस फर्स्ट, और अंदर वाली सतह पर क्या हुआ, पीएस सेकंड। एक नंबर क्वेश्चन हो गया आपके पास में। उसके बाद बोला है यहाँ पर एक चीज, रेड ड्रॉप इफेक्ट, जिसमें बोला गया है अगर आप 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग का प्रकाश पादप को देते हो तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस की दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर है, अगर वो कम हो जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। दोबारा देखना, 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग का प्रकाश देने पर अगर प्रकाश संश्लेषण दर कम होती है तो यह प्रभाव क्या कहलाता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। और अगर 680 नैनोमीटर से अधिक कम या मिक्स का प्रकाश देते हो और प्रकाश संश्लेषण की दर अगर बढ़ जाती है तब इसको बोला जाता है क्या, इमर्शन वर्धित प्रभाव। समझिए बात को। एक चीज और, आपने बोला प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में हमेशा क्या होता है, पीएस फर्स्ट, लेकिन प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर पीएस सेकंड भी और पीएस फर्स्ट। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं इसमें, प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर। बात को समझ गए। या मैं अगर ये कहूं कि, बात को समझना, अगर चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है तब तो केवल क्या होगा, पीएस फर्स्ट होगा। लेकिन अगर अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण होता है तब पीएस फर्स्ट भी होगा, पीएस टू भी होगा। बात को समझना थोड़ी सी और। आपने बोला है पीछे चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, तो किसका भाग है, प्रकाशीय अभिक्रिया का भाग है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है उसमें चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण दोनों होते हैं। चक्रीय के अंदर केवल कौन सा होता है, पीएस फर्स्ट, यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है, जबकि अचक्रीय के अंदर प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों साथ में होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। अब अपन आगे बात करेंगे कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड पूरे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। एक चीज समझो उससे पहले, आप पीछे बोल के आए हो कि क्लोरोफिल एक क्या था, डॉन था। डॉन के आसपास में गुंडे थे, वो गुंडे कौन थे, जो भी डॉन होता है उसके आसपास में गुंडे होते हैं, क्योंकि डॉन तभी बनता जब उसके पास में गुंडे हो, अगर गुंडे नहीं तो वो डॉन नहीं होता है, वो हीरो बन जाता है। अब देखो, क्लोरोफिल जो ए है वो अपना डॉन था, इसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर। सबसे पहली बात, अभिक्रिया केंद्र, यानी सबसे मेन क्या हो गया अपने पास में, क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर। जो इसके गुंडे हैं उसमें अपन ने पढ़ा था कौन कौन था गुंडे, क्लोरोफिल बी, उसके बाद में कैरोटीन, उसके बाद में ज़ैंथोफिल। तो ये क्या हो गए थे, सहायक वर्णक, है ना, सहायक वर्णक। तो इन सहायक वर्णकों को अपन क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। समझ गए बात को। अब होगा क्या, प्रकाश
किसके रूप में? फोटॉन्स के रूप में गिरता है। जो फोटॉन्स के रूप में प्रकाश गिर रहा है वो कहां गिरेगा? रिएक्शन सेंटर किस पर? क्लोरोफिल ए पर गिरेगा। तो जो प्रकाश फोटॉन्स के रूप में क्लोरोफिल ए पर गिरता है, रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र पर गिरता है, यहां गिरने के बाद में पर्णरित जो था क्लोरोफिल पीछे लाइन बोलते हैं उत्तेजित होता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए अपन ने प्रकाशीय गतिविधि क्या बोला था? हिल रिएक्शन बोला था। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल के ऊपर जा रहे हैं, इनको ऊपर ग्रहण करने वाला भी होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अलग अलग है, अपन पढ़ेंगे उसमें अलग अलग। देखिए थोड़ी चीज और देखिए अपने पास में, अभी आपने बात करी है, पीछे और बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाशीय गतिविधि जो होती है, उसके अंदर अपन ने बोला कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। मैंने आपको बोला पीएस फर्स्ट अगर हो रहा है तब तो क्या होगा? अकेला चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में होता है। लेकिन अगर बात करूं अचक्रीय की, तब उसमें दोनों हो जाएंगे। तो अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों कंप्लीट। यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों अचक्रीय में होते हैं। चक्रीय में केवल कौन सा होता है? पीएस फर्स्ट। आगे अपन ये पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे अपन पीएस फर्स्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन इसमें पीएस सेकंड, इसमें ऑटोमेटिक ऐड है पीएस फर्स्ट। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों साथ में होंगे इसमें अचक्रीय के अंदर। अब आपने बोला कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड, इसकी खोज किसने करी थी? तो वो आपको याद रखना है, दो वैज्ञानिक थे, एक था इमर्सन, एक था अर्नोल्ड। याद रखिए नाम, इमर्सन और अर्नोल्ड दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक शैवाल थी क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल है, ये कैसा शैवाल है? हरा शैवाल है। तो क्लोरेला नामक हरे शैवाल पर इमर्सन और अर्नोल्ड नामक वैज्ञानिकों ने प्रकाश तंत्र समूह की खोज करी थी। यानी पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड जो है इसकी खोज किस पर हुई थी? हरा शैवाल है क्लोरेला, उस पर किसने करी थी? इमर्सन व अर्नोल्ड ने करी थी। अब अपन आगे बात कर चुके, काम कैसे होगा? सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? रिएक्शन सेंटर डॉन क्लोरोफिल ए, उसके बाद में इसके गुंडे कौन हो गए हैं? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो क्लोरोफिल ए तो क्या है? रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र, मेन हो गया ये दो, तो ये तो हो गया अभिक्रिया केंद्र, मुख्य हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया? इसके एसेसिव पिगमेंट यानी सहायक वर्णक बोल दो, या इसको एक नाम और बोलते हैं एंटीना, या एक नाम और इसका LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो काम कैसे होगा? ये चीज कहां है? ये पादप में पत्ती के अंदर किसमें है? क्लोरोफिल के अंदर है। प्रकाश गिरा फोटॉन्स के रूप में, तो जो प्रकाश फोटॉन्स के रूप में गिर रहा है सबसे पहले किस पे गिरेगा? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पर गिरेगा, अभिक्रिया केंद्र पे गिरेगा। फिर यहां से जाएगा इसके पास में सहायक वर्णकों के पास में, एंटीना वो दो या LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट को फैला देगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे, और ऊपर इन इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला होता है जिसको बोलते हैं क्या? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाता है। बात को समझना, फोटॉन्स के रूप में प्रकाश गिरा, किस पर गिरा? ये पादप की पत्ती है, इस पर गिरा। इसमें क्या था? पर्णहरित था। पर्णहरित के अंदर क्या है? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए के ऊपर रिएक्शन सेंटर बोलते हैं क्लोरोफिल ए को। सब जगह रिएक्शन सेंटर के रूप में कौन काम करता है? क्लोरोफिल ए काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। आप अगर याद हो, पीछे मैंने वीडियो में लिखा था क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक, याद हो तो सार्वत्रिक वर्ण है और क्लोरोफिल बी सहायक वर्ण है, याद है ना? तो वही बात है, क्लोरोफिल एक सब जगह किसके रूप में काम करता है? रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र के रूप में काम करता है, जिस पर प्रकाश गिरता है फोटॉन्स के रूप में, और उस प्रकाश के गिरने से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला है, लेकिन अलग-अलग जगह पर ये अलग-अलग होता है। पीएस फर्स्ट में अलग है, पीएस सेकंड में अलग। अपन आगे बात करेंगे। एक चीज याद रखनी है आपको क्या? कि अभिक्रिया केंद्र जो है उसके चारों ओर जो गुंडे उनको क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक, एंटीना या बोल दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये चीज अपन बोली जाती है। तो अपन ने अभी तक जो बात करी वो क्या बात करी अपन ने? कि प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है उसकी बात करी। फिर अपन ने बोला प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर की बात करी। फिर प्रकाशीय अभिक्रिया को विल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो
फोटॉन्स के गिरने के कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्रकाश क्रिया कैसी रिएक्शन है, यूनिट रिएक्शन। और एटीपी बढ़ने के कारण उसको क्या बोल दिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन बोल दिया। फिर अपन ने बोला कि प्रकाश तंत्र चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों होते हैं, जिसमें आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो याद रखना है आपको, रेड ड्रॉप इफेक्ट किसे कहते हैं, दूसरा क्या याद रखना है आपको, इमर्शन वर्दी प्रभाव क्या है। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट किसको बोला था, 480 नैनोमीटर से अगर अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश करते हो तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। और अगर 480 नैनोमीटर से कम ज्यादा या मिक्स कर देते हो तब प्रकाश संश्लेषण अगर बढ़ता है तब उसको क्या बोलते हैं, इमर्शन वर्दी प्रभाव। फिर पीएस फर्स्ट जो था वो किसमें हो रहा था, थायराइड की बाहरी झिल्ली पर, और पीएस सेकंड अंदर की साइड हो रहा था। ये अपन ने बात करी थी। अभी बात करी अपन ने कि चक्रीय अगर होता है तो उसमें केवल कौन सा होगा, पीएस फर्स्ट, और अगर अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण होता है तब उसमें क्या होगा, ये दोनों होंगे। तो अपन ने अभी तक यहाँ इतनी बात की है। अब आगे वाले वीडियो में आपको फिर से इस चीज को समराइज करके अच्छी तरीके से बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ गई बात को?